हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की यह क्लास है हमारी कंप्लीट पॉलिटी को लेकर के, यानी कि इसको हम दो भागों में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी और बोर्ड पे भी इतनी जगह नहीं है जिससे कि मैं सारी बातें एक बार में लिख सकूं और आपको बता सकूं। तो मैंने इसको दो भागों में कंप्लीट करूँगा और छोटी छोटी वीडियो हो जाएंगी, जिससे मेरा मानना है कि अगर आप उन दोनों वीडियो को देख लेंगे तो पॉलिटी से जो भी क्वेश्चन आएगा यूपी पेट और एनी अदर वनडे एग्जाम में, वो क्वेश्चन आपका जरूर फंसेगा, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। अभी जैसा कि आपको पता है, अभी कुछ कितने यानी कि यूपी पेट में 5 मार्क्स की पॉलिटी आएगी। जब 5 मार्क्स की पॉलिटी आएगी तो उस पॉलिटी में मेरा मानना है कि अगर इन दो वीडियो होता तो मेरा मार्क कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, उसमें से 3 से 4। मतलब मैं मानता हूँ अगर पॉलिटी ज़्यादा टफ कर दी जाए तो एक दो क्वेश्चन ना फंसे, एक क्वेश्चन ना फंसे, लेकिन 4 क्वेश्चन की गारंटी है कि जरूर फंस जाएंगे अगर आप उन्हें सही से पढ़ देखते हैं। बेशक इस बोर्ड पे वो क्वेश्चन नहीं लिखा होगा, लेकिन मैं अगर जब बोलूँगा तो जरूर उनमें से कोई ना कोई होगा। तो आप ध्यान से पढ़िए, पेन और पेपर लेके बैठिएगा, जिससे कि आपको आसानी भाषा में समझ में आ सके कि आखिर क्या होने वाला है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, आखिर क्या है स्क्रीनशॉट, और बाकी मैं बारी बारी से बोलता हूँ तो सुनते चलेंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि भारत में संविधान की जो शुरुआत है किसके लिए हुई थी? कि भाई भारत में शासन व्यवस्था जो अच्छे से चल सके। अंग्रेजों का शासन चल रहा था भारत में, जो कि कहीं ना कहीं अच्छे से साबित नहीं हो रहा था, निर्णायक साबित नहीं हो रहा था भारतीयों के लिए। तो नहीं सबकी उपलक्ष्य में क्या हुआ था, भारत में संविधान सभा का गठन होता है, बाद में संविधान का निर्माण होता है, इस प्रकार संविधान लागू हो जाता है। क्लियर है? आगे जो भी बात है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा कैसे कैसे ये कानून लाए गए, उसके बाद कैसे कैसे संविधान की प्रक्रिया आगे बढ़ी, हमारे संविधान में कहाँ से क्या आता है क्या नहीं आता है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम जानते हैं कि कंपनी भारत में कब से शासन प्रारंभ करती है, कब से शासन प्रारंभ करेगी, प्रारंभ करने के बाद में कौन कौन से कानून जो हैं वो अपने देश पे लागू करती है अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कब से होता है। जैसा कि आपको पता है कंपनी क्या हुई थी, 31 दिसंबर सन 1600 को गठित होती है। उसके बाद भारत में व्यापार करने के लिए आती है और व्यापार करने के बाद में बारी बारी से अपने फायदे के अनुसार राज्यों से संधि करती है, संधि के अंदर किसी से युद्ध करती है, उसके बाद में शासन। ये यूरोपियन कंपनियों हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पॉलिटी का ये क्वेश्चन नहीं है, पॉलिटी में जो है उसको डिस्कस करते हैं। क्लियर है? जैसा कि आपको होता है पहली डेट पड़ी है 1757। तो 1757 में क्या होता है, प्लासी का युद्ध होता है, और 1764 में क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है, जो निर्णायक साबित होते हैं भारत में। उसके बाद में क्या होता है, इन दोनों युद्धों में अंग्रेज विजय प्राप्त कर लेते हैं किसी कूटनीति के द्वारा, कूटनीति रणनीति के द्वारा जब विजय प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है कि भारत में किसका, अंग्रेजों का शासन प्रारंभ हो जाता है। तो 1765 की जब इलाहाबाद की संधि होती है, कब होती है, 12 अगस्त 1765 में। जिसके बाद क्या होता है कि बंगाल में द्वैत शासन लागू हो जाता है। अभी संधि किसके साथ हुई थी, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ में होती है। इससे क्या होता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल जाते हैं, यानी टैक्स वसूलने का जो काम है वो किसको मिल जाता है, अंग्रेजों को मिल जाता है। टैक्स वसूलने का जब काम मिल जाता है तो यानी कि यहीं से क्या होते हैं, वो अपने अपने कानून बनाने की प्रक्रिया चालू करते हैं। इसी के साथ जब ब्रिटेन में पता लगता है कि भारत में ये सब प्रक्रिया चालू हो चुकी है, तो चालू होने के बाद में क्या होता है कि ब्रिटेन की सरकार भारत में क्या करती है, गवर्नरों को नियुक्ति करना चालू कर देती है। तो इसी के साथ भारत में क्या होता है, पहला गवर्नर आ जाता है, वो कौन होता है, लॉर्ड क्लाइव। ये आपको इंपोर्टेंट है कि भारत का पहला गवर्नर कौन था, जनरल नहीं, केवल गवर्नर कौन था, लॉर्ड क्लाइव। क्लियर है? आगे आगे शासन व्यवस्था जब चलने लगती है तो माना जाता है कि उस समय इन्होंने इतनी शासन व्यवस्था कठोर कर दी कि बंगाल में लगभग 43%, यानी लगभग 30% तो हम कह ही सकते हैं, 30% से अधिक जनसंख्या थी जो भूखमरी का शिकार हुई, और उसमें से बहुत से लोग भूख के कारण मर गए। तो जब ब्रिटेन को पता लगता है तो क्या करती है, गुप्त कमेटी गठित करवाती 1772 में, जिसके द्वारा बताती है कि भाई भारत में शासन व्यवस्था अंग्रेजों की सही नहीं चल रही है। तो क्या होता है, 1773 में एक एक्ट लाया, जैसे बोलते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा क्या होता है, भारत में शासन व्यवस्था के लिए और अधिकारियों की नियुक्ति होने लगती है, जिसमें 4 सदस्य होते हैं, बनाया जाता है, जिसमें COD, ठीक है, आप समझ रहे होंगे। COD क्या होता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यानी कि जो व्यक्ति जिनको कंपनी के लिए यानी काम करने वाले हैं, कंपनी के लिए काम करने वाले व्यक्ति, तो उनमें से प्रमुख 4 व्यक्ति होते थे। और 4 व्यक्ति क्या थे, जिनका कार्यकाल बोला जाता है 4 वर्ष का, और प्रत्येक सदस्य यानी 1/4 सदस्य, 4 में से 4/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष रिटायर होते थे, उनकी जगह एक नया व्यक्ति आ जाता था। क्लियर है? एक व्यक्ति बारी बार से, यानी 4 साल का कार्यकाल हो जाता था, 4 सदस्य होते थे। इस प्रकार कोई व्यक्ति यानी गुट नहीं बना पाते थे वो लोग। आखिर शासन व्यवस्था अच्छी चलती है। तो 1773 के रेगुलेटर में एक तो ये हुआ, दूसरा कानून आता है कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था।
कंपनी का शासन क्या किया कि कंपनी अगले 20 वर्ष तक भारत में शासन कर सकती है। और बोला गया कि बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी को किसके अधीन कर दिया, बंगाल के पूर्ण रूप से अधीन कर दिया गया था कि भाई बंगाल की प्रेसिडेंसी के अंदर क्या करेंगे, ये दोनों प्रेसिडेंसी भी काम करेंगे। ठीक है, बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति होनी। अभी जो 1765 में गवर्नर था, अब उसे क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इसी के साथ भारत में पहले गवर्नर जनरल कौन होते हैं, वॉरेन हेस्टिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी कि भारत में पहले गवर्नर जनरल कौन होते हैं, वॉरेन हेस्टिंग होते हैं, जबकि पहले गवर्नर कौन होते हैं, लॉर्ड क्लाइव होते हैं। समय आता है 1774 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है कलकत्ता में, और जिसमें 1775 में पहले चीफ जस्टिस बनते हैं एलिजा इम्फे। मुख्य कितने होते हैं, 4 सदस्य होते हैं। जब वो न्यायालय के 4 सदस्य होते हैं जिनमें से एक होता है, तो कुल कितने हुए, 4 जज हो गए। क्लियर है। आगे जिनको अधिकारता किसकी दी गई, भारत में दीवानी, फौजदारी, धार्मिक, नौसेना और अंग्रेज प्रजा के ऊपर अधिकारता दी गई कि वो अंग्रेज प्रजा, नौसेना, धार्मिक, फौजदारी और दीवानी के मामले की सुनवाई करेगा। 1781 में इसमें सुधार होता है और उसमें क्या होता है कि अंग्रेज कंपनी के जो अधिकारी थे उनको न्यायालय से बाहर कर दिया गया कि भाई ये क्या रहेंगे, न्यायालय से बाहर रहेंगे, यानी न्यायालय इनकी सुनवाई नहीं करेगा। इनकी सुनवाई कौन करेगा, ब्रिटेन की सरकार करेगी या ब्रिटेन की क्राउन करेगा। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। क्या आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है, जिसे 1783 में फार्म्स बिल्स के नाम से पेश किया जाता है, लेकिन सरकार गिर जाने के कारण इसे पास नहीं हो पाता है। जब पास नहीं होता है तो बाद में क्या होता है, इसको 1784 में आता है नई सरकार बनने के बाद में, तो पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से आता है। इसमें क्या हुआ, 10 लाख पाउंड की राशि कंपनी को दी गई ताकि कंपनी आगे सुधार करने में काम कर सके। और क्या गया, इसमें 2 भाग कर दिए गए, पहला नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड, जिसे हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण बोर्ड क्या बोलते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्वेश्चन आता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कब किया गया, तो 1784 में। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन सदस्य कितने थे, इसमें 4 से 3 कर, यानी 1 सदस्य कम कर दिया गया। ठीक है, तो नियंत्रण बोर्ड क्या करता था, पूरी राजनीतिक व्यवस्था संभालता था, जबकि निदेशक बोर्ड क्या करता है, व्यापारिक मामले संभालता था। व्यापारिक मामले निदेशक बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड कंपनी का शासन व्यवस्था। 1786 में इसमें संशोधन होता है और क्या बोला किया जाता है कि वीटो पावर किसको दे दिया, गवर्नर। यानी गवर्नर चाहता है तो कुछ आकस्मिक स्थिति में वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। क्लियर बात है, आगे देखते हैं। और 1793 का चार्टर एक्ट आता है, जिसमें कंपनी का शासन 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है और वेतन बोला गया कि भारत के राजकोष से दिया जाएगा। कंपनी के अधिकारियों का जितना भी वेतन है वो कहाँ से आएगा, भारत के राजकोष से आएगा। क्लियर है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट नोट करते चलना। आपको मेरा मानना है अगर क्वेश्चन डीप से आता है पॉलिटिक्स, देश से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, और क्या किया, भारत में वीटो पावर सभी गवर्नरों को दे दिया। बंगाल प्रेसिडेंसी के अलावा किस किसको दे दिया, मद्रास की प्रेसिडेंसी को, मुंबई की प्रेसिडेंसी को भी वीटो पावर दे दिया, यानी अन्य गवर्नरों को भी दे दिया। समय आता है 1813 का चार्टर एक्ट, क्योंकि इसके बाद 20 वर्ष समय बढ़ाया तो 1813 में आएगा। 1813 में चार्टर एक्ट आता है तो इसको बोला गया कि इसका कंपनी का कार्यकाल 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए और चाय और चीनी के व्यापार को छोड़कर के सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए कंपनी के, यानी कंपनी केवल चाय का व्यापार करेगी और चीन से व्यापार करेगी। ठीक है, इसलिए हम चाय और चीनी का व्यापार कहते हैं इसे। ठीक है, समस्त अंग्रेज व्यापारियों के लिए भारत का बाजार खुल दिया है कि कोई भी अंग्रेज व्यक्ति भारत में व्यापार कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, गवर्नर और अन्य गवर्नर की नियुक्ति किसके अधीन होगी, क्राउन के द्वारा, यानी क्राउन के अधीन क्या होगी, गवर्नर के अन्य जनरल होंगे जो उनकी नियुक्तियां होगी क्राउन के अनुमति के द्वारा। विज्ञान साहित्य शिक्षा के लिए 1 वर्ष का वार्षिक अनुदान का प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वर्ष क्या होगा कि विज्ञान शिक्षा और साहित्य के लिए 1 वर्ष का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, ये अच्छा काम था अंग्रेजों के द्वारा भारत में। अंग्रेज व्यापारी, समस्त अंग्रेज व्यापारी धर्म प्रचारकों के लिए भारत को निवास की अनुमति दे दी गई। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत में ईसाई धर्म प्रचारकों को अनुमति कब मिली थी, तो कब मिली थी, 1813 के चार्टर एक्ट में। क्लियर बात है, जाके बढ़ते हैं। तो 1804 पॉइंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1833 का जब चार्टर एक्ट आता है तो इसमें भी कंपनी का कार्यकाल 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है, लेकिन कंपनी के सभी एकाधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं, यानी कंपनी कोई काम नहीं करेगी, केवल क्या संभालेगी, राजनीतिक व्यवस्था संभालेगी। ठीक है, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया, यानी कि जो अभी बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था अब वो क्या कर दिया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। इस समय गवर्नर जनरल कौन होते हैं भाई, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन हो जाते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये इंपॉर्टेंट है, वो गवर्नर था पहले, फिर गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल बना। ठीक है, अब भारत का गवर्नर जनरल हो चुका है। तो भारत का गवर्नर जनरल कौन हो गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। 14 सदस्य को अनुमति मिल जाती है, यानी 14 सदस्य का आगमन हो जाता है। पहले कितने थे, 4 थे, फिर 1784 में 3 कर दिए गए। उसके बाद 1813 आता है, इसमें क्या कर दिया जाता है कि चौथे सदस्य का आगमन है। 33 में चौथे सदस्य का आगमन होता है, जो कौन सा होता है, विधि सदस्य होता है, यानी कि कानून का साधन काम करेगा।
ठीक है। भारतीयों को अवसर की समानता रही, यानी कोई भी व्यक्ति भारत में क्या करेगा, किसी भी पद को ग्रहण कर लेगा, किसी भी अंग्रेज पद को, उसे पद से वंचित नहीं किया जाएगा अगर वह योग्य है तो, यानी अवसर की समानता। ये आर्टिकल 16 भी है, आपको याद होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम भी बदल दिया गया, उस तक अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी नाम नहीं हुआ करता था, तो अब कंपनी का नाम क्या कर दिया गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। यूरोपियन कंपनी जब आपने पढ़ी होगी तो उस समय नाम पता होगा, ट्रेंडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। 1853 का चार्टर एक्ट आता है, जिसमें क्या किया गया, आईसीएस की स्थापना, आईसीएस का गठन, मानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए, क्या भारतीय के लिए, कि आईसीएस की परीक्षा खोल दी गई कि कोई व्यक्ति अगर वो योग्य है तो आईसीएस की परीक्षा दे सकता है, जिसे आप वर्तमान में आईएएस के नाम से जानते हैं। बंगाल को अलग गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई, यानी बंगाल में क्या किया गया, अलग गवर्नर। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आईसीएस के लिए कब भारतीयों के लिए खोला गया, तो आईसीएस कब, 1853। 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, तो इसमें क्या होता है कि पूरी शासन व्यवस्था किसके अधीन हो जाती है, क्राउन के अधीन हो जाती है। और क्राउन के अधीन क्या होता है, अब गवर्नर को क्या कर दिया गया था, वायसराय के नाम कर दिया गया था। गवर्नर जनरल जो हुआ करता 1833 में, उसे क्या कर दिया गया था, वायसराय के नाम से जाना गया। इसी के साथ भारत में पहले वायसराय कौन हो जाते हैं, लॉर्ड कैनिंग हो जाते हैं, क्योंकि 1857 की जो क्रांति है उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन भारत में उत्पन्न हो चुका था, रोष काफ़ी उत्पन्न हो चुका था, किसी भी वक्त क्या हो जा सकता था, कई भी क्रांतिकारी घटनाएं प्रारंभ होने लगी थी। क्लियर बात है। नियंत्रण बोर्ड, निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि इनका कोई काम नहीं था, क्योंकि तो कब काम किया था, व्यापार और राजनीतिक मामले दोनों संभाले जा रहे थे, लेकिन अब क्या हुआ था, केवल राजनीतिक मामले संभाले जा रहे हैं, तो इसलिए क्या हुआ कि इन दोनों बोर्डों को समाप्त कर दिया गया। 1858 का महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था, जो इलाहाबाद के मिंटो पार्क में सुनाया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि भारत में अंग्रेजों की कोई मंशा नहीं है कि वो शासन व्यवस्था संभालें, उनका काम है कि भारत में अच्छी तरह न्याय व्यवस्था चले, ठीक है। इसी सबको इंपॉर्टेंट है, मैंने बारी बारी से पढ़ाए हैं, आप जाएं तो अगर इन डीप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें पॉलिटी की, उसमें आप जाके देख सकते हैं। 1861 का भारत शासन अधिनियम आता है, जिसमें 5वें सदस्य का प्रवेश हो जाता है। अभी तक कितने थे, 4 थे, अब क्या हो गए, 5 सदस्य हो गए। पहला बजट पेश किया गया भारत का पहला बजट, और कैबिनेट की शुरुआत की गई, यानी कैबिनेट पोर्टफोलियो सिस्टम जिसे बोलते हैं, कि किसी को एक पद भाग दे दिया, किसी को एक विभाग दे दिया, किसी को वित्त मंत्रालय दे दिया, किसी को गृह मंत्रालय दे दिया, ये क्या पोर्टफोलियो सिस्टम, यानी कैबिनेट की शुरुआत बोली जाती है इसे। इसमें कुल कितने सदस्य कर दिए गए, 6 से 12, यानी केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य कितने कर दिए गए, 6 से 12 कर दिए गए। क्लियर है। आगे उच्च न्यायालय की स्थापना, यानी हाई कोर्ट की स्थापना की गई, और प्रांतीय सरकार का कानून बनाने का अधिकार दिया, यानी प्रांतीय सरकार चाहे तो अपने लिए कानून बना सकती है। तो ये बात आती है कि हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है, 1861 के कानून में होती है, जो 1 जुलाई 1862 से लागू हो जाता है, ठीक है। आगे 1892 का भारत सरकार अधिनियम आता है, जिसमें संसद की बात की। देखिए कैबिनेट पहले है, संसद बाद में, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। तो 1861 में कैबिनेट, 1892 में संसद की, और अप्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए बोला गया, जिसमें मनोनयन के आधार पर निर्वाचन किया जाने लगा, ठीक है। मैंने किसी व्यक्ति को उठाया और किसी पद पर बैठा दिया, ये अप्रत्यक्ष बात है। जनता के जो समक्ष है, जो सबके सामने है, वो होता है प्रत्यक्ष, और जनता के सामने नहीं है, वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है। क्लियर है। तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन, मनोनयन साथ किसी व्यक्ति को नामित करना। 1909 का भाई भारत शासन अधिनियम आता है, जिसे माल्य मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। माल्य समय भारत का वित्त सचिव हुआ करता था, जो ब्रिटेन में बैठा करता, मिंटो क्या होता था, गवर्नर हुआ करता है, वायसराय। अब जो वायसराय कर दिया गया था, तो मिंटो क्या था, वायसराय, और माल्य क्या था, भारत का वित्त सचिव। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, इसमें मुसलमानों को अलग से विभाग दे दिया गया, भाई आपके लिए निर्वाचन। ये कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने के लिए पहला प्रयास था अंग्रेजों का, मुसलमानों के पृथक निर्वाचन। और मताधिकार दे दिया गया, तो भारत को मताधिकार यानी पद भी क्यों कब दिया गया, 1909 के भारत शासन अधिनियम में, जिसमें किसको दिया गया, भाई जिसके पास एक संपत्ति हो, ठीक है, जो पूंजी हो थोड़ी सी, जो अंग्रेजों को टैक्स देता हो, ठीक है, इन सभी व्यक्तियों को क्या किया, मत का अधिकार दिया गया। सभी व्यक्तियों को मत का अधिकार नहीं दिया गया था, ठीक है। और केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य कितने गए, 16 से 60 कर दिए गए। कितने कर दिए, 16 से 60। आगे बारी आती है 1919 की भारत शासन अधिनियम, जिसे बोलते हैं मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं, और ये 1921 में लागू हुआ था। लागू कब हुआ, 1921 में। इसमें पृथक निर्वाचन मंडल किससे बढ़ा दिए, मुसलमानों से बढ़ाकर ईसाई, सिख और आंग्ल भारतीय के लिए भी खुल दिया। तो इससे क्या, भारत को और तोड़ने की बारी कर दी गई थी। केंद्र में द्वै सदनी विधानमंडल की शुरुआत हो चुकी थी, प्रांतों में एक सदन की शुरुआत हो चुकी थी। पहली बार शक्तियां सूचियों के माध्यम से बांटी गई, यानी संघ सूची और प्रांतीय सूची के माध्यम से शक्तियां दी गई, यानी कुछ विषय जिसपे केंद्र काम करेगा और कुछ विषय जिसपे प्रांत काम करेंगे। 1 अप्रैल 1921 को 8 राज्यों में चुनाव कराए गए। 8 राज्यों में चुनाव कराए गए, यानी बंगाल, बिहार, असम,
मद्रास, पंजाब, बम्बई और संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, यानी 8 राज्यों में चुनाव कराए जाते हैं 1921 में। ठीक है। 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है, जिनमें 3 सूचियों के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा होता है, प्रांतीय सूची, संघीय सूची और समवर्ती सूची। क्लियर बात है। आगे इसमें क्या होता है, अनुच्छेद कितने होते हैं, 448 अनुच्छेद लाए होते हैं इस कानून में, 16 अनुसूचियां होती हैं, जिसमें से मात्र 32 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां भारत पे लागू होती हैं। बाकी शेष अनुसूचियां और अनुच्छेद किस पे लागू होते हैं, म्यांमार पे लागू होते हैं। क्लियर बात है। आगे इसी में क्या होता है, यूपीएससी का गठन किया जाता है, आरबीआई का गठन किया जाता है, रेलवे बोर्ड का गठन किया जाता है और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चारों तो यूपीएससी का गठन, आरबीआई का गठन, रेलवे बोर्ड का गठन और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन कब किया जाता है, 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया जाता है। क्लियर है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैंने जहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्कस किया है, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1935 के भारत शासन अधिनियम थे, इसके बारे में हम अगली वीडियो लाएंगे, जो भारत संविधान कैसे बनता है क्या नहीं है उसके बारे में होगी। इस वीडियो में आपने जाना कि कानून कब से बनना प्रारंभ हुए और कब तक चले, कैसे कैसे कानून भारत पर लागू होने वाले थे। मैंने छोटी सी वीडियो में बहुत सी कोशिश की है बताने की, जिससे कि अगर क्वेश्चन कोई टाइट होता है या टफ होता है तो उससे आप समझ सकते हैं। देखिए वैसे इतनी बड़ी, इतना सब कुछ लगभग 200 साल का 15 मिनट में तो नहीं हो सकता, लेकिन मैंने कोशिश की है कि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना जो एग्जाम में आए। ठीक है। ये सभी एक एक पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्जाम में जरूर आया है, मैंने तब उठाया। अगर आपने पढ़ा है पॉलिटी को तो आपको पता होगा क्या क्या मैंने उठाया, सही उठाया, गलत उठाया। अगर आप इसे रिवाइज कर लेंगे तो जरूर एक न एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा। क्लियर है। अगली वीडियो जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो पूरी पॉलिटिक्स से रिलेटेड होगी, राष्ट्रपति, मूल अधिकार, नीति निर्देशकता, तो ये सभी कुछ होंगे उसमें। क्लियर है। उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। हालांकि चैनल की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन शेयर कर दिया करिए अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो। ठीक है। थैंक यू सो मच।